नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लुसेंट हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और 30 में से आपका स्कोर कितना रहता है आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र के समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। हमें बताना है कि हिंदी क्षेत्र के समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो साथियों याद रखना है कि हिंदी क्षेत्र के समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला वर्ग कौन सा है, तो साथियों आपको याद रखना है कि पहला वर्ग पश्चिमी हिंदी है। पहला वर्ग कौन सा हो जाएगा साथियों? पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। दूसरे वर्ग की अगर बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी रहेगा। दूसरा दूसरा जो वर्ग रहेगा उसका नाम रहेगा पूर्वी हिंदी। तीसरे वर्ग का नाम रहेगा साथियों राजस्थानी हिंदी। तीसरा वर्ग क्या रहेगा? राजस्थानी हिंदी रहेगा तीसरा वर्ग। चौथा वर्ग जो होता है साथियों उसका नाम है पहाड़ी हिंदी। ये सब आपको नोट करते हुए चलना है। चौथा वर्ग का नाम है पहाड़ी हिंदी। और पांचवा और अंतिम वर्ग जो होता है साथियों वो है बिहारी हिंदी। कौन सा वर्ग है? पांचवा, बिहारी हिंदी। तो इस प्रकार से हिंदी क्षेत्र के समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो साथियों तेलुगु जो है यह भाषा और बोली के अंतर्गत नहीं आती है। डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न क्रमांक 3 में हमें दे रखा है ढूंढाली कहाँ की बोली है। ढूंढाली कहाँ की बोली है? तो साथियों ढूंढाली जो है यह पूर्वी राजस्थान की बोली है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 4, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ए ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 कितने हैं? स्वर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न क्रमांक 5 में हमें बताना है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर निकले उसे क्या कहते हैं। प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर निकले उसे क्या कहते हैं? तो उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगर पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो साथियों ये भी आपको याद रखना है। श, श, स और ह, ये 4 वर्ण जो होते हैं साथियों इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। राइट, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं और कितने होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अम और अह होते हैं। अगर इनकी संख्या पूछी जाती है कितने होते हैं, तो 2 वर्ण होते हैं, अम और अह। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको स्वर संधि कहा जाएगा। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में हमें बताना है कि स्वर संधि के कितने भेद या प्रकार है। स्वर संधि के कितने भेद है? तो साथियों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। विकल्प बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कौन कौन से 5 भेद है? तो दीर्घ स्वर संधि पहला भेद, दूसरा भेद रहेगा वृद्धि स्वर संधि, तीसरा रहेगा गुण स्वर संधि, चौथा रहेगा अयादि स्वर संधि और पांचवा भेद जो रहेगा साथियों स्वर संधि का उसका नाम है यण स्वर संधि। तो इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में हमें बताना है
गायक शब्द में कौन सी संधि है। हमें शब्द दे रखा है गायक और इसमें संधि बताना है कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी। तो साथियों गायक शब्द में अयादि संधि हो जाएगी। बी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं। तो साथियों उसको व्यंजन संधि कहा जाता है। विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है। हमें यहाँ पर शब्द दे रखा है दिग्गज, इस शब्द में कौन सी संधि होगी। तो साथियों यहाँ पर दिग्गज शब्द में संधि बताना है। तो दिग्गज शब्द में दिक धन गज इसका संधि विच्छेद रहेगा। और यदि इसका संधि विच्छेद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हलंत रहेगा। हलंत देखकर आप इसमें बता देंगे बड़ी आसानी से कि इसमें जो संधि होगी साथियों वो व्यंजन संधि होगी। विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। उल्लास शब्द में कौन सी संधि है। जब भी संधि का कोई प्रश्न आपको दिखे तो सबसे पहले आपको उसका संधि विच्छेद करते आना चाहिए। संधि विच्छेद अगर आपने कर लिया तो फिर बड़ी आसानी रहेगी आपको कि उसमें कौन सी संधि होगी। तो उल्लास शब्द का यदि हम संधि विच्छेद देखेंगे तो यह बनेगा उत धन लास। यहाँ पर उत धन लास इसका संधि विच्छेद बनेगा। और यहाँ हलंत जब भी आ जाए तो वहां पर आपको बिल्कुल बता देना है कि वहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। विकल्प बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। अनुवाद शब्द में क्या उपसर्ग है। अनुवाद शब्द है और इसमें आपसे पूछा है उपसर्ग क्या है। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है, ये आपको पता है। तो अनुवाद शब्द में क्या उपसर्ग है, अ है, अन है, अव है या फिर अनु उपसर्ग है। तो साथियों अनुवाद शब्द में उपसर्ग क्या है, अनु उपसर्ग है। डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के यहाँ पर भेद या प्रकार बताना है। तो साथियों प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो दो भेद होते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 15। के लिए किस कारक का चिन्ह है। के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो संप्रदान के लिए। विकल्प बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या 16। से अलग होने का भाव, से और उसमें बताना है कि अलग होने का भाव किस कारक का चिन्ह है। यहाँ कारक लिखा हुआ है, इसको कारक कर लीजिए। तो से अलग होने का भाव किस कारक का चिन्ह है। तो अपादान में देखिए साथियों कि अलगाव मतलब अलग होने का भाव होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न क्रमांक 17 में हमें बताना है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द को बताना है। तो चक्रव्यूह तोड़ा जाता है, यह आपका पुल्लिंग शब्द रहेगा। मृत्यु होती है या होता है, तो मृत्यु होती है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। संकल्प लिया जाता है, पुल्लिंग शब्द रहेगा। उत्साह होता है, स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो साथियों हमें प्रश्न में पूछा था कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द मृत्यु है। बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। बाल का स्त्रीलिंग क्या है। बाल शब्द का स्त्रीलिंग क्या रहेगा। तो साथियों बाल का स्त्रीलिंग शब्द बाला हो जाएगा। विकल्प सी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 19। आकाशवाणी में कौन सा समास है। आकाशवाणी शब्द में कौन सा समास रहेगा। तो साथियों आकाशवाणी शब्द में जो समास रहेगा वह पंचमी तत्पुरुष रहेगा। डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 20। कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है। हमें यहाँ पर बताना है कि कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है। यमुना का है, सरस्वती का है, लक्ष्मी का है या फिर कलम का पर्यायवाची है। तो साथियों कालिंदी जो है यह किसका पर्यायवाची शब्द है। तो यह यमुना शब्द का पर्यायवाची शब्द रहेगा। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है। जनार्दन शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जनार्दन शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द रहेगा। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, आली किसका पर्यायवाची शब्द है? आली शब्द किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो आली शब्द साथियों याद रखना है, यह सहेली शब्द का पर्यायवाची शब्द रहेगा। विकल्प सी हमारे इस प्रश्न संख्या 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 में हमें बताना है धनवान का विलोम शब्द क्या है? धनवान शब्द का विलोम शब्द क्या रहेगा? तो धनवान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अकिंचन हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 है उधम का, उधम किसका विलोम शब्द है? उधम किसका विलोम शब्द है? तो उधम का विलोम शब्द अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो उधम का विलोम शब्द विनय हो जाएगा। विकल्प बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 25, भौतिक शब्द किसका विलोम शब्द है? भौतिक का विलोम शब्द बताना है। भौतिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक हो जाएगा। डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 में हमें बताना है ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, इसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? तो साथियों ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसके लिए एक शब्द असाध्य हो जाएगा। विकल्प डी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 है किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय, इसके लिए एक शब्द होगा। किसी बात को करने का निश्चय, उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा संकल्प। विकल्प बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 ध्यान से पढ़िए। दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें खालिस्तान, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में जो हमें पंक्ति दे रखी है, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 देखिए, आंखें बिछाना, आंखें बिछाना इसका अर्थ क्या होगा? आंखें बिछाना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंखें बिछाना इसका अर्थ रहेगा प्रतीक्षा करना। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न संख्या 30, घुटने टेक देना, घुटने टेक देना इसका क्या अर्थ है? विवाह करना, तो ये तो इसका अर्थ नहीं दिख रहा है। याद करना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। घुटने टेक देना इसका अर्थ होगा हार मानना। विकल्प सी हमारे इस आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5 में जो 30 प्रश्न हल किए उसमें से आपका स्कोर कितना रहा ये आप कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन देखिए कि आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए है अभिज्ञ का, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द आपको कमेंट करके बताना है। इसका उत्तर जो है साथियों आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।